दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल रिकॉर्डर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। इस चैनल पर दुनिया भर की खबरें पेश की जाएंगी। ये चैनल हर रोज एक बुलेटिन सुबह 7 बजे और दूसरा बुलेटिन दोपहर 1 बजे पेश किया करेगा। दोस्तों, गुरुवार 30 मई 2024 को बीजिंग, चीन में चीन अरब सहयोग मंच की 10वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बहरीन के किंग तथा मिस्र, ट्यूनीशिया और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 22 अरब देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी भाग लिया। बैठक का उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने किया। उन्होंने अरब देशों के साथ 5 क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव रखा। ये क्षेत्र हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वित्त, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के बीच मेल जोल। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे के हल के बारे में 2 देश समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि चीन एक ऐसे स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करता है जिसे 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो और जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। दोस्तों, फिलिस्तीन के राफा क्षेत्र में बहुत जोर की लड़ाई चल रही है। इजरायल ने फिलिस्तीन की मिस्र के साथ लगी सीमा पर फिलाडेल्फिया गलियारे पर कब्जा कर लिया है। राफा में इजरायल की ओर से भीषण बमबारी जारी है और उसके टैंक शहर के केंद्र में घुस गए हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनीगबी ने 29 मई बुधवार को इजरायल के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर से कहा कि ये लड़ाई इस पूरे साल चलने की संभावना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने बुधवार 29 मई 2024 को इजरायल से अपने देश के राजदूत को वापस बुला लिया। याद रहे कि लुला गाजा में इजरायल के हमले की लगातार आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने इस हमले की तुलना हॉलोकॉस्ट से की है। दोस्तों, ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट को इंस्टाग्राम यूजर्स ने 4 करोड़ 70 लाख से अधिक बार शेयर किया है। शेयर करने वालों में दुआ लिपा, लुइस हैमिल्टन, गीगी और बेला हदीद जैसी हस्तियां शामिल हैं। स्लोवेनिया सरकार ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का निर्णय लिया है। इससे पहले आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं। इस तरह अब फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 147 हो गई है। दोस्तों, एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ इजरायल के अंदर राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। इजरायल की युद्ध कैबिनेट में मंत्री बेनी गैंट्स की पार्टी ने गुरुवार 30 मई 2024 को संसद को भंग करने पर संसदीय वोट कराने का प्रस्ताव रखा है। ये पार्टी देश के अंदर चुनाव चाहती है। ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न संघीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने एक खुला पत्र लिखकर मांग की है कि संघीय सरकार इजरायल को सभी हथियारों की बिक्री तुरंत रोक दे। दोस्तों, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आह्वान किया है। पेट्रो ने अपने एक्स अकाउंट में कहा कि नेतन्याहू नरसंहार नहीं रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गाजा पट्टी में शांति सेना के निर्माण पर विचार करना चाहिए। श्री पेट्रो ने कहा कि अगर फिलिस्तीन मर जाता है तो मानवता मर जाएगी। इटली ने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के लिए फंडिंग बहाल कर रहा है। याद रहे कि इजरायल ने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर 2023 के घातक हमले में संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। इस आरोप के बाद बहुत से देशों ने इस संस्था को आर्थिक सहायता देना बंद कर दी थी। इन आरोपों की जांच के लिए फ्रांस की पूर्व विदेश मंत्री सुश्री कैथरीन कोलोना के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इजरायल ने इस कमेटी के सामने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया, जिसके कारण इटली और दूसरे कई देशों ने UNRWA को आर्थिक सहायता देना फिर से शुरू कर दिया है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट डिक्लासिफाइड UK की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के लगभग 300 अधिकारियों ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि इजरायल के लिए उनका समर्थन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो नहीं करता। सीरिया के राष्ट्रपति श्री बशर अल असद ने गुरुवार 30 मई 2024 को तेहरान में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई से मुलाकात की।
असद 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और पूर्व विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए ईरान आए थे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पूर्व विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई अन्य ईरानी अधिकारियों की 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ईरानी सेना इस दुर्घटना की जांच कर रही है। ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बुधवार 29 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट जारी की। इरना समाचार एजेंसी के अनुसार इस जांच में किसी भी विस्फोट या साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही हेलीकॉप्टर के रखरखाव या क्षमता के बारे में भी कोई समस्या नहीं पाई गई। इसके अलावा उड़ान के दौरान और दुर्घटना से 69 सेकंड पहले तक हेलीकॉप्टर के साथ संपर्क बना रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अमेरिका निर्मित हेलीकॉप्टर के लिए पुर्जे आयात नहीं कर सका और यह दुर्घटना इसी वजह से घटी है। उन्होंने यह बात 25 मई को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दोस्तों, ईरान और रूसी राजदूतों ने बुधवार 29 मई 2024 को वियना में एक दूसरे से मुलाकात की और परामर्श किया। आपको बता दें कि अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होनी है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक और ईरान विरोधी प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ईरान और रूसी राजदूतों ने इसी बारे में विचार विमर्श किया। उधर रूस से खबर आई है कि वो उज़्बेकिस्तान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। इस परियोजना का खर्च $50 करोड़ होगा, जिसमें से $40 करोड़ रूस देगा। इस परियोजना में रूसी सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम उज़्बेकिस्तान में 55 मेगावाट की क्षमता वाले 6 परमाणु रिएक्टर बनाएगी। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान रूस से और अधिक तेल और गैस खरीदेगा। लेकिन इस परियोजना के शुरू होने से पहले उज़्बेकिस्तान में राष्ट्रीय जनमत संग्रह होगा, जिसकी अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। दोस्तों, लगभग 25 साल बाद फ्रांस के राष्ट्रपति पहली बार पिछले दिनों जर्मनी के दौरे पर पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन रविवार 26 मई 2024 को जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर बर्लिन पहुंचे। मैक्रोन ने अपनी इस राजकीय यात्रा की शुरुआत में कहा कि फ्रांको जर्मन संबंध यूरोप के लिए अपरिहार्य और महत्वपूर्ण हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जून में यूरोपीय चुनावों के महत्व पर भी जोर दिया और यूरोपीय संघ को लोकतंत्र और सामान्य मूल्यों का रक्षक बताया। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी हैं। मैक्रोन चाहते हैं कि यूरोप रणनीतिक मामलों में अमेरिका पर अधिक निर्भर न रहे, लेकिन जर्मनी का ऐसा विचार नहीं है। मैक्रोन ने यूक्रेन में सेना भेजने की संभावना को भी रद्द नहीं किया है, लेकिन जर्मनी ने कहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके अलावा 5 साल में पहली बार सोमवार 27 मई 2024 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन और जापान के प्रधानमंत्रियों तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इस सम्मेलन में चीन ने जापान और दक्षिण कोरिया से कहा कि वो संरक्षणवाद को अस्वीकार करें और वैश्वीकरण को प्रोत्साहन दें। चीन ने आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों को राजनीतिक खेल में बदलने या सुरक्षा मामलों से जोड़ने का भी विरोध किया। चीन ने कहा कि तीनों देशों को एक दूसरे को विकास में साझेदार और एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बिडेन ने केन्या से वायदा किया है कि अमेरिका उसको अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA का दर्जा देगा। केन्या के राष्ट्रपति श्री विलियम रूटो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आए थे। गुरुवार 23 मई 2024 को व्हाइट हाउस में इस संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री जो बिडेन ने कहा कि वो केन्या को ये दर्जा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के साथ काम करेंगे। अमेरिका ने अभी तक 18 देशों को अपना गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। इन देशों में इजराइल, ब्राजील और फिलीपींस शामिल हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका को पिछले कुछ दिनों में अफ्रीका के कई देशों से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी हैं।
अमेरिका केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देकर अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, श्री मोहम्मद इदरीस देबी ने 24 मई 2024 को चाड के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो 6 मई 2024 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए थे। इसी के साथ श्री अल्लामाए हलीना चाड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना डेली समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में अरबों के बीच चीनी भाषा की लोकप्रियता बढ़ रही है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और ट्यूनीशिया जैसे कई अरब देशों ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में चीनी भाषा को शामिल कर लिया है। उधर मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2 जून 2024 को होंगे। ज्यादा संभावना यह है कि मेक्सिको की अगली राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम नाम की एक महिला होंगी। वे अब तक के सभी चुनावी सर्वेक्षणों में आगे चल रही हैं। बुधवार 29 मई 2024 को दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय चुनाव हुए। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साल 1994 से इस देश पर शासन कर रही है, लेकिन इस बार यह पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। अभी तक अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। दोस्तों, इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपसे अनुरोध है कि कृपा करके इस बुलेटिन को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।